हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 19 से बीएससीबी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और सीबीएसई का भी हाफ ईयरली आने ही वाला है, 1.5 महीना बच गया है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए अब हम लोग फटाफट से पढ़ाई करेंगे। एक चीज़ और, ये वीडियो रहने वाला है पार्ट 1। पार्ट 2 पहले आ चुका है, बिकॉज हुआ ये था कि पार्ट 1 में कुछ मिस्टेक्स हो गए थे, तो पार्ट 1 को मैंने हटा दिया और पार्ट 2 मैंने डाल दिया था। तो फिर मैंने मिस्टेक्स बाद में नोटिस किए, तो फिर उसको मैंने फिर से बना रही हूँ और इसको डालूँगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर 2, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है इसका ओवरव्यू यानी कि परिचय। सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपने मेन चैप्टर में, बढ़ेंगे अपने मेन चैप्टर और टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे ओवरव्यू यानी कि परिचय दिया हुआ है। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉपल्ड बाई द पीपल इन 1989। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। आप लोग को मैं बर्लिन वॉल दिखा देती हूँ, फिगर बगल ही में दिया हुआ है। यह है बर्लिन वॉल। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वे पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशंस। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass actions by ordinary men and women. शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, द कॉजेज एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम्स एंड हाउ इंडिया रिलेट्स टू दीज कंट्रीज नाउ। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ओवरव्यू खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को ओवरव्यू बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का आप लोग को एक परिचय मिल गया होगा कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर। और मैं बता दूं कि हमारा बुक चल रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने साथ बुक्स खोल के बैठिए, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, इधर फिगर्स दिया हुआ है उसको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दीवार में छेद कर रहे हैं लोग। यहाँ पे एक बड़ा सा हिस्सा दीवार का खुल गया है जाने के लिए, और ये बर्लिन वॉल मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। द बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर 28 years एंड वॉज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनल ब्लॉक। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी।
द पिक्चर्स हियर डिपिक्ट पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया है, लोग दीवार में एक छोटा सा छेद कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा सा पैसेज खोल दिया गया है दीवार का। एंड देन बर्लिन वॉल, यही लिखा हुआ है ए सेक्शन ऑफ वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। और द बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989, और 1989 से पहले बर्लिन की दीवार जैसी थी उसका फिगर दिया गया है। चलिए अब आगे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस इन रसिया इन 1917। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। द रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। The economy was planned and controlled by the state. अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। After the Second World War, the East European countries that the Soviet Army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक, और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा कि व्हाट वाज द सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। द वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और यूएसएसआर इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द यूएस। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। इट हैड अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, though their quality did not match that of the Western capitalist countries. सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। लेकिन हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थीं। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes. लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। There was no unemployment. बेरोजगारी नहीं थी। State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. मिल्कियत का प्रमुख रूप
राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ के एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs including cultural affairs. जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। Although on paper Russia was only of the 15 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, पावर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। This led to shortages in all consumer goods. इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। द सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव, who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका कोई भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया।
Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। द रिफॉर्म्स वेयर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। The people had tasted freedom by then and did not want the old style rule of the Communist Party. तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। द रशियन रिपब्लिक वर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। Power began to shift from Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खास करके सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे या अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. आश्चर्यजनक बात यह थी कि मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded. सन 1991 के दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। और परवर्ती सोवियत गणराज्यों के ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। The declaration on the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise to other republics, especially to the Central Asian ones. साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर के मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। रशिया was now accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा और वह दफन हो चुका था।
अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। दिस इज ए क्वेश्चन वर्थ आस्किंग नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म बट ऑल्सो बिकॉज इट इज नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case. सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। There is no doubt that the internal weakness of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, और यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। Economic stagnation for many years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए गए। Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? The answer is partially clear. इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अगले पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहें। दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। At the same time, ordinary citizens become more knowledgeable about the economic advance of the West. They could see the disparities between their system and the systems of the West. इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्क की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। After years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा था। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness in government, and the centralization of authority in a vast land. गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया।
गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. Here is where the answers become more controversial and we have to depend on future historians to guide us better. गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूट गया। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएं। The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का एक ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. और उस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। They did not benefit in the way they had hoped or they benefited too slowly. इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. जनता के एक हिस्से, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। They felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। In this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and divided public opinion. Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। All this might not have to lead to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders. इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। The rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics including Russia and the Baltic republics, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again there are differing views. यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जिसमें आते थे, फिर यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है।
Other things that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा. Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics, given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे. हाउएवर, एज थिंग्स टर्न्ड आउट, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in more European and prosperous part in Russia and the Baltic areas as well as Ukraine and Georgia. लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया. Ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे. इनका आपस में भी अलगाव था. इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में. तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा इस टॉपिक को, और पार्ट 2 में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा. तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा. तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.